कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बदमाशों से घिरी हुई होती है। उसमें से एक बदमाश बोलता है, मुझे परेशान करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब ये बचपना छोड़ो और अपने हथियार डाल दो। वो लड़की बोलती है, तुम अपने हथियार डालोगे, मैं नहीं। समझ आए तुम्हें? एकेडमी की सबसे मेहनती स्टूडेंट होने के नाते मैं हार नहीं मानूंगी। तभी वो बदमाश उस लड़की पे गोली चला देता है। दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम यासीरो होता है, जिसका सिंपल सा फंडा है लाइफ को एंजॉय करना। वो रास्ते में चलते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, काश आसमान से कोई अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी मेरी झोली में गिर जाए तो मजा ही आ जाएगा। तभी वो लड़की यासीरो के सामने गिरती है जिसको पिछले सीन में बदमाशों ने गोली मारी थी। यासीरो उस लड़की को देखता है, कहीं वो मर तो नहीं गई। यासीरो उस लड़की के गर्दन पर एक निशान देखता है जो कि एक ब्रेव का होता है। इस वर्ल्ड में ब्रेव वो होता है जिसके पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ होती है, पर वो ईथर का इस्तेमाल जो कि एक गैजेट होता है उसे कुछ समय के लिए एक सुपर ह्यूमन जैसा शक्ति मिल जाता है। ब्रेव का काम होता है बुराइयों को रोकना, पर कई ब्रेव पैसों के लिए भी काम करते हैं। तभी वहाँ पर एक बदमाश आ जाता है और बोलता है, बिल्कुल सही कहा, वो एक ब्रेव है, चलो अब यहाँ से चलते बनो। यासीरो बोलता है, अगर ऐसा नहीं किया तो? वो बदमाश गन निकाल कर बोलता है, हॉस्पिटल जाना चाहते हो या सीधे ऊपर, बताओ कौन सा वाला चुनोगे? यासीरो अपने मन में बोलता है, इसे देखकर लगता है ये इस इलाके के डीमन किंग के गैंग का हिस्सा है। अगर मैंने कुछ किया तो यहाँ बहुत रायता फैल जाएगा। यहाँ से भाग जाऊँ क्या? तभी उस लड़की को होश आता है और बोलती है, भाग जाओ, इसकी लड़ाई मुझसे है, तुम जाओ। यासीरो बोलता है, अगर भागना होता तो कब का भाग जाता। फिर वो बदमाश को अपने बातों में उलझाता है और एक सीरम को अपने गर्दन में इंजेक्ट करता है जिससे उसके अंदर एक ब्रेव की तरह पावर आ जाती है। यह देखते ही वो बदमाश यासीरो पर गोली चला देता है, पर उससे कुछ नहीं होता है क्योंकि यासीरो की पावर होती है स्लो मोशन। वो अपने तरफ आती हुई हर चीज को स्लो मोशन में देख सकता है। उसके बाद यासीरो उस बदमाश को एक किक मार के नीचे गिरा देता है। वो उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो लड़की रोक लेती है और बोलती है, बस बहुत हो गया, लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, उसे अब जाने दो। यासीरो बोलता है, लड़ाई खत्म हो चुकी तो अब वक्त है आखिरी वार का। उसके बाद वो उस बदमाश को मार देता है। उसके बाद यासीरो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर उस लड़की की एक दोस्त आ जाती है जिसका नाम युकिने होता है। वो बोलती है, अकी तुम ठीक तो हो? इसके बाद युकिने यासीरो पे अटैक करने वाली होती है और बोलती है, कहीं तुम थॉर्न के तो आदमी नहीं? अकी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो ब्रेव से है, बल्कि इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। यासीरो यहाँ से चला जाता है और रास्ते में सोचने लगता है, ब्रेव के गैंग में छोटी बच्चियाँ कब से शामिल होने लगी। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या, अपने यारों के साथ बियर पीना, एक बढ़िया सा पिज्जा खाना और साथ में गेम खेलना, दुनिया में इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। उसके बाद यासीरो एक कैफे में जाता है जो सिर्फ ब्रेव के लिए होता है। वहाँ पर यासीरो जैसे ही गेम स्टार्ट करने वाला होता है उसका एक फ्रेंड बोलता है, लगता है दो लोग तुमसे मिलने आए हैं, क्या पता वो तुम्हारी जान पहचानने वाले हो। आकी यासीरो के पास आती है और बोलती है, आपने हमारी जान बचाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर यासीरो, आप हमारे मास्टर बन जाइए। हमारी एक साथी को डीमन किंग ने पकड़ लिया है, उन्हें छुड़ाने में हमारी मदद कीजिए और ये काम आज रात को ही करना होगा। यासीरो सीधे तौर पर उसको मना कर देता है। आकी आगे समझाती है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें आज रात ही एक डीमन किंग को खत्म करना होगा। यासीरो बोलता है, तुम बहरी हो क्या? मैंने बोला ना नहीं करूँगा। आकी फिर आगे बोलती है, जब भी हमें लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें हमेशा 3-3 की टीमों में बांटा जाता है। जैसे प्रोफेशनल ब्रेव काम करते हैं वैसे ही हमने एक प्लान बनाया और सोचा कि हम डीमन किंग को मार गिराएंगे, और हमारे पास तजुर्बा न होने से आज ही हम डीमन किंग के गैंग से हार गए और हमारी एक साथी अब उसके कब्जे में है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में उसे आज ही लाना होगा। हमारे हालात बहुत नाजुक है और सही वक्त पर हमला नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। यासीरो उसे साफ मना कर देता है। अकी की दोस्त युकिने बोलती है, जाने दो इसे, ये इसके बस की बात नहीं है। यासीरो बोलता है, तुमने क्या कहा? हिम्मत है तो फिर से कहना। युकिने बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इस आदमी के साथ अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। उसके बाद वो ईथर का इस्तेमाल करके वहाँ से चली जाती है। बहुत ही कोशिश करने के बाद यासीरो मान जाता है। उसके बाद वो दोनों उस डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यासीरो और अकी दोनों डीमन किंग के अड्डे पर पहुँचते हैं और बिल्डिंग के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ युकिने पहले ही बिल्डिंग में पहुंचकर एक एक करके डीमन किंग के सारे चमचों को मारने लगती है। यासीरो बिल्डिंग में पहुंचता है जहां वो देखता है कि हर तरफ लाश ही लाश है। यासीरो अकी से बोलता है, युकिने बिल्कुल एक ब्रेव की तरह काम कर रही है, पीछे से वार करना सही है पर ये डीमन किंग के सामने कोई फायदेमंद नहीं होगा। अकी दूसरे रास्ते से जाने लगती है। यासीरो बोलता है, उधर से नहीं, युकिने ने अभी वो वाला रास्ता साफ नहीं किया है। तभी सामने से कुछ गुंडे गोलियां चलाने लगते हैं। यासीरो अपने ईथर के इस्तेमाल से उन सभी को मार देता है। उसके बाद वो दोनों डीमन किंग लॉर्ड एम्बरथॉर्न के कमरे के पास पहुंचते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि
यूकी ने पूरी तरह से घायल होकर कमरे से बाहर गिर रही होती है। तभी यासिरो अपने ईथर से उसको बचा लेता है। यूकी ने बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यासिरो बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मेरी बारी। यासिरो डीमन लॉर्ड के कमरे में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि अकी की फ्रेंड सेरा नीचे फर्श पर घायल होकर लेटी हुई होती है। तभी डीमन लॉर्ड बोलता है, क्या बात है, आज तो हमसे मिलने बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। पहले ये छोटी सी बच्ची आई, फिर उसके पीछे ये गली का कुत्ता भी। मुझे परेशान करने के जुर्म में तुम्हें मैं 10,000 मौत एक ही बार दे दूंगा। यासिरो बोलता है, कोशिश करके तो देख लो, अब तुम्हारा खेल खत्म। लॉर्ड एम्बरथॉर्न, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तभी यासिरो एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और अपने मन में बोलता है, ये जानलेवा नहीं है, इसका धुआं सब कुछ धुंधला करने के लिए नहीं है, बल्कि इससे तो चीज़ें मुझे और भी साफ दिखाई देगी। डीमन लॉर्ड अपने आंखों से कांटों वाले बेल के पौधे देख सकता है। वो उनका इस्तेमाल करके दुश्मन को अपने कब्जे में करता है या उससे मार देता है। यासिरो अपने ईस्थर के इस्तेमाल से उन सभी कांटों वाले बेलों का सामना ही नहीं करता है, बल्कि डीमन लॉर्ड का एक हाथ भी काट देता है। यासिरो जैसे ही उसका गर्दन काटने वाला होता है, डीमन लॉर्ड का हाथ रीजनरेट हो जाता है और एक खतरनाक और बड़ा हाथ बन जाता है। वो इससे यासिरो पे हमला करता है, जिससे यासिरो को बहुत चोट आती है। डीमन लॉर्ड का हाथ पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो सेरा पर हमला करने ही वाला होता है कि यासिरो उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। यासिरो अपने मन में बोलता है, मुझसे ये नहीं हो रहा, क्या मेरी मौत हो जाएगी, वो भी ऐसे हालातों में? नहीं, मैंने हमेशा अपनी किस्मत का सामना किया है। मुझ जैसे छोटे मोटे खूनी के लिए इस तरह लड़के से मरना बहुत बड़ी बात होगी। तभी पीछे से अकी आती है और उस डीमन लॉर्ड के हाथ को काट देती है और उसे बंदी बना लेती है। यासिरो बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था जहाँ हो वहीं रहो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे इधर की शक्तियाँ? अकी बोलती है, जी सर, मैं लोगों की मन की बात अच्छे से सुन सकती हूँ।